नमस्ते दोस्तों। अपन ने जो टॉपिक वर्ण वाला टॉपिक शुरू किया था अपन ने, और उसमें अपन ने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। लास्ट में पूरा वर्गीकरण हो गया था स्वरों का कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। फिर 5 आधारों पर जो वर्गीकरण था वो भी अपन ने पढ़ लिया था। फिर आगे अपन ने शुरू करने वाले थे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उस टॉपिक को मैं ले रहा हूं आज, व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो, जो 35 व्यंजन होते हैं उन 35 व्यंजनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो मूल रूप से देखा जाए तो व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण तो 5 आधारों पर, और व्यंजनों का वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया जाता है? 2 आधारों पर। उसमें पहला वर्गीकरण तो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है प्रयत्न के आधार पर। आज अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे इन दोनों की, प्रयत्न के आधार पर। सबसे पहले समझते हैं अपन कि उच्चारण स्थान होते क्या हैं। देखो, रीट इत्यादि की जो एग्जाम है उसमें ये उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है वो 2 जगह पे है। हिंदी में भी है आपके और संस्कृत में भी है। दोनों जगह पे इनमें से लगभग एक प्रश्न आता है। तो देखो, उच्चारण स्थान है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारी जो श्वास वायु होती है, ये श्वास वायु बताओ कहां से उत्पन्न होती है? तो श्वास वायु उत्पन्न होती है फेफड़ों से। कहां से उत्पन्न होती है? फेफड़ों से। तो फेफड़ों से निकली हुई जो श्वास वायु है ये हमारे सबसे पहले मुख में प्रवेश करती है, और मुख के कौन से अंग में प्रवेश करती है? कंठ में। किसमें प्रवेश करती है? कंठ में। तो ये मान के चलो कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकली हुई श्वास वायु जब हमारे मुख में प्रवेश करती है तो मुख में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। उन अंगों को श्वास वायु क्या करती है? मूल रूप से विभिन्न प्रकार के अंगों को स्पर्श करती है। तो यूं बोल सकते हैं कि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास वायु होती है वह कौन कौन से अंगों को प्रभावित करती है। जिस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वही अंग उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख का जो अंग सर्वाधिक काम में आता है, सर्वाधिक जो क्रियाशील होता है, उसी अंग का जो नाम हो जाता है वो क्या होता है? उच्चारण स्थान। और इस प्रकार से जैसे सबसे पहले कंठ में प्रवेश करी, फिर तालु में करेगी, फिर मूर्धा में करेगी, फिर दंत और इस प्रकार के अभी पढ़ेंगे सारे। तो उस अंग को ही क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि उच्चारण स्थान होते कितने हैं। तो हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। उच्चारण स्थानानि कति, ऐसा संस्कृत में पूछा हुआ है। तो उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 8 मानी जाती है। वो अभी मैं पढ़ाऊंगा कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। फिर देखो, प्रयत्न क्या होता है। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंगों को जो जो प्रयास करना पड़ता है, हमारे मुख के अंगों को जो जो प्रयास करना पड़ेगा उस प्रयास को क्या कहा जाता है? प्रयत्न। अब यहां देखो, प्रयत्न हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में थोड़े से अलग अलग हैं। यहां तो प्रयत्न जो है संस्कृत भाषा में तो प्रयत्न 2 प्रकार के बताए गए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। हिंदी भाषा में ऐसा कहीं पे भी नाम नहीं है और नहीं आपको याद रखना है। जैसे मैंने कई प्रकार के गाइडों में ऐसा देखा है कि प्रयत्न हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ऐसा वर्गीकरण नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। ये आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न है लेकिन केवल संस्कृत भाषा में है, हिंदी भाषा में नहीं है। हिंदी भाषा अपन पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पहले संस्कृत पढ़ाऊंगा तब संस्कृत में अलग से बता दूंगा इनका। तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उस प्रयास को क्या कहा जाता है? प्रयत्न। और प्रयत्न के आधार पर ये जो व्यंजन होते हैं इनका पुनः वर्गीकरण करते हैं, और वो पुनः वर्गीकरण अपन 3 आधारों पर करेंगे। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। तो ये पूरा डिटेल है, पूरी डिटेल है। इसका अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो ध्यान लगा कर थोड़ा सा पढ़ लो, और इस चैनल को मैं बार बार कहता हूं आपको सब्सक्राइब भी कर दो। अपने जो भी मित्र हैं उन मित्रों को इसको शेयर भी करवा दो, जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका फायदा मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान होते क्या हैं? तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय
हमारे मुख के अंगों को, जिस अंग को जो जो प्रयास करना पड़ता है, जो जो जिस प्रकार के अपने जो मेहनत करनी पड़ती है, या यूं कहें कि हमारे मुख का जो अंग सर्वाधिक क्रियाशील होता है, सबसे ज्यादा काम में आता है, वही अंग उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान। अब देखो इनकी संख्या को कैसे याद रखें, तो इसकी एक मैं सारणी बना रहा हूं। इस सारणी को आप तो बिल्कुल तन्मयता से याद कर लेना, माइंड में उतार लेना। आपका उच्चारण स्थान में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो उच्चारण स्थान के लिए संस्कृत भाषा में वैसे सूत्र बनाए हुए हैं, और आपने कई लोगों ने जैसे रीट इत्यादि के एग्जाम की तैयारी करने वाले, पात्रता की तैयारी करने वाले बच्चों ने इसके वो जो सूत्र हैं उन सूत्रों का अध्ययन भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। जैसे अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपदमानी नाम ओष्ठौ, एदैतै कंठतालु, ओदौतौ कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम। वर्गाणाम पंचम वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो नासिका भी मान लिया जाता है। तो यम गणना नाम नासिका से, अनुस्वार से नासिका, इस प्रकार से 10-11 प्रकार के अपन सूत्र पढ़ते हैं। उन सूत्रों का तो अध्ययन होता है संस्कृत भाषा में। अपन हिंदी पढ़े तो हिंदी में मान लो आपने को सूत्र याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी वे में एक सारणी बता रहा हूं, जो कि सारणी शायद आपको किसी भी यूट्यूब पे आपको ऐसी सारणी नहीं मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे गुरु केवल मनोज कुमार जी मिश्रा के अलावा ऐसी सारणी आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो देखना, समझना इसको। देखो सबसे पहले मैं समझा रहा हूं कि ये उच्चारण स्थान है, ये हैं कौन कौन से, तो इनका थोड़ा सा क्रम आप याद रख लेना। सबसे पहले उच्चारण स्थान का नाम याद रखना आपको, कौन सा है? कंठ। इनका क्रम आगे पीछे मत कर देना, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहला उच्चारण स्थान कौन सा बताना है? कंठ। फिर देखो कंठ से आगे की तरफ जब श्वास वायु चलती है तो आगे वाला जो अंग होता है वह कहलाता है तालु। तो पहला उच्चारण स्थान क्या याद रखना आपको? कंठ। दूसरा क्या याद रखना है? तालु। देखो तालु से आगे वाला जो मुख में अंग होता है उसे अंग को कंठ तालु, तीसरे अंग को कहा जाता है मूर्धा। ये मूर्धा नहीं है, डेड बॉडी वाला मूर्धा नहीं है, ये ध है, उसमें द आता है। तो अगला ये अंग है कंठ तालु मूर्धा। मूर्धा से आगे वाला अंग कहलाता है दंत। और बताओ धातु से आगे क्या पाए जाते हैं? ओष्ठ। तो ये क्रम आपको याद रख लेना। एक ये 5 नाम याद रख लेना, बाकी सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। पहला क्या है? कंठ। दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, और पांचवा क्या है? ओष्ठ है। इनको आगे पीछे मत कर देना, जैसे दंत के स्थान पर ओष्ठ लिख दिया या मूर्धा के स्थान पर दंत लिख दिया तो आगे पीछे हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी सारी मामला है ना। तो इनका क्रम याद होना चाहिए, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। ये 5 उच्चारण स्थान है अपने। एक बार इनको मैं समझाता हूं। देखो ये तो है अपने उच्चारण स्थान। अब इसमें लिखने अपने को वर्ण। वर्णों का क्रम कैसे लिखना है? तो देखो हिंदी वर्णमाला की व्यंजनों की जो शुरुआत होती है वो वर्गों से होती है। कहां से होती है? वर्गों से। और बताओ वर्ग कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ग होते हैं 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उन्हीं को मैं क्रमानुसार लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले मैंने वर्ग लिखा क वर्ग। कौन सा वर्ग? क। बताओ क के बाद में कौन सा वर्ग आता है? च के बाद में कौन सा आता है? ट के बाद में कौन सा आता है? त। और त के बाद में कौन सा आता है? प। बताओ यहां तक कोई समस्या? शायद कोई समस्या नहीं होगी। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। बताओ क वर्ग में वर्ण कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ और ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ये। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण। ट वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और। यहां तक कोई समस्या? शायद कोई समस्या नहीं। यदि इतना सा भी अपने को याद है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 25 व्यंजनों के उच्चारण स्थान तैयार हो गए। कितने व्यंजनों के? 25 व्यंजनों के उच्चारण स्थान तैयार हो गए। अब आपसे सीधा ही पूछ लिया जाए कि बताओ क का उच्चारण स्थान क्या है, ख का क्या है, ग का क्या है, घ का क्या है, घ का क्या है। इन 5 वर्णों में से किसी का भी उच्चारण स्थान पूछा जाए, आपको क्या बताना है? कंठ बताना है। क्या बताना है?
कंठ। च वर्ग में से किसी का भी पूछे तो क्या बताना है, तालु। ट में से किसी भी वर्ण का पूछा जाए तो मूर्धा। त थ द ध न का पूछे तो दंत। प फ ब भ न इनका पूछे तो क्या बताना है, ओष्ठ बताना है। क्या बताना है, ओष्ठ। अब देखो आगे चलते हैं अपन, यहां तक क्लियर है। ये इधर तो क्या लिखे थे अपने, उच्चारण स्थान। यहाँ सिंपल सा है कि इन वर्गों का अपने को क्रम याद होना चाहिए। क आता है, च आता है, ट आता है, त आता है, प आता है, जिसको क गड़े आते हैं इनका क्रम भी आता होगा। अब अपने को इनके बाद वाले वर्णों को जोड़ना है। बताओ अंतिम वर्ण कौन सा आ गया, मैं के बाद में हिंदी में जो क्रम होता है वो क्या आता है, तो इनका क्रम होता है ये रे ल और व। संस्कृत में अलग होता है, ये वरल होता है। फिर क्या आता है, से और है लिखा हुआ है। अब आपको जोड़ना है इन 8 व्यंजनों को भी इन्हीं 5 उच्चारण स्थानों में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, देखो सबके अंत ही अंत में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है। सबके अंत में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है। तो इस है को जोड़ना है आपको, किसके साथ में जोड़ देना है, कंठ वाले में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, कंठ में। तो एक वर्ण ये और जुड़ गया। अब आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ इस राम शब्द का उच्चारण करो, क्या उच्चारण होगा, राम। अब आपसे कहा जाए कि बताओ इस शब्द का उच्चारण करो, इस शब्द क्या है, राम है। क्या है, राम है। आगे क्या लगे हुए हैं, विसर्ग। क्या लगे हुए हैं, विसर्ग। तो एक वर्ण अपनी तरफ से यहां और जोड़ना है, और वो क्या जोड़ देना आपको, विसर्ग। क्या जोड़ना है, विसर्ग। तो इतने वर्ण आ गए अब अपने सामने। कौन कौन से वर्ण आ गए, तो ए आ गया, सॉरी क ख ग घ ग, 5 वर्ण तो ये हो गए। 2 वर्ण कौन से हैं, एक है और एक क्या है, विसर्ग। इन सभी वर्णों में से किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, कंठ बताना है। फिर देखो आगे जो ये वर्ण लिखे हुए हैं इनको कैसे जोड़ना है, तो एक वर्ण ऊपर से ले लो और एक वर्ण नीचे से ले लो, 2-2 का जोड़ा बना लो। तो बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये, नीचे क्या है, से। इनको क्रमानुसार जोड़ते जाएंगे। यहाँ एक तो ये जोड़ दिया, एक क्या जोड़ दिया, से। फिर आगे चलो, ऊपर क्या है, रे, नीचे वाली लाइन में क्या है, से। इन 2 को यहाँ जोड़ दो, तो रे और से ये मूर्धा में आ जाएंगे। फिर देखो आगे ऊपर क्या है, ले, और नीचे क्या है, से। इन 2 को यहाँ जोड़ दो, ले और से, जोड़ दिए। क्या बचा है, केवल वे। व्यंजनों में केवल मात्र एक व्यंजन बचा है, वो कौन सा बचा है, वे। इस वे के भी उच्चारण स्थान पढ़ेंगे अपन। अब देखो इन्हीं उच्चारण स्थानों के साथ में अपने को स्वरों को भी जोड़ना है। स्वरों को कैसे जोड़ना है, तो यहां से स्वरों की शुरुआत करनी है अपने को, जहां से शुरुआत होती है वहीं से। बताओ कहां से होती है, तो पहला होगा ए और आ, 2-2 स्वर जोड़ दो इनके साथ में। देखो ए और आ ये 2 तो क्या हैं, स्वर हैं। फिर पूरा का पूरा क्या आएगा, कै वर्ग, इनको वर्ग कहते हैं। पूरा का पूरा क्या जाएगा, कै वर्ग, कै खे गे घे गे। 5 वर्ण ये आ जाएंगे, एक है आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बताना है, वो क्या बताना है, कंठ। एक बार सीटेट में ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि कंठ नामक उच्चारण स्थान के द्वारा कुल कितने वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो यहां से काउंट करके आप बता सकते हो। देखो ए आ 2 हो गए, 5 और 2 7 और 2 9, तो कुल 9 वर्णों का उच्चारण स्थान अकेला क्या बताना, आपको कंठ बताना है। क्या बता देना है, कंठ। फिर चलो देखो ए आ के बाद में जो आता है वो 2 नंबर पे आता है, ए आ, फिर क्या आ जाता है, ई। 2 स्वर लिख दिए अपने, तो ई पूरा का पूरा क्या जाएगा, च वर्ग। ये और से, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या बताना है, बताओ आपको, तालु। क्या बताना है, तालु। यहां भी वर्णों की कुल संख्या पूछी जाए तो आपको बता देनी है, 5 और 2 7 और 2 9 हो जाएगी। फिर देखो ए आ ई, यहां थोड़ा सा क्रम आपको चेंज करना है। 3 नंबर पे ये आएगा, 4 पे ये है और 5 पे ये है। अब देखो ए आ ई के बाद में क्या आता है, ऊ और ऊ स्वर, इसको 5 नंबर वाले में जोड़ना है। तो ये 2 स्वर यहां जुड़ जाएंगे, ऊ और ऊ। फिर पूरा का पूरा क्या आएगा, वर्ग। यहाँ संस्कृत भाषा में एक उच्चारण स्थान में एक वर्ण और जोड़ना है, उपदमानी। हिंदी में कोई उपदमानी नहीं होता, तो यहां तक ही लिखना है अपने को। ऊ 2 तो स्वर आ जाएंगे, पूरा का पूरा पै वर्ग, और इन सभी का उच्चारण स्थान क्या बताना है, बताओ, ओष्ठ बताना है। क्या बता देना है, ओष्ठ। फिर आगे वाले स्वरों पे चले जाते हैं, ए आ ई ऊ क्या आता है, री, तो इस री को यहां लिख देंगे। और फिर क्या आता है, ली, जो संस्कृत में होता है हिंदी में नहीं होता, तो इसको खाली छोड़ देंगे। तो यहां तक के स्वर आ गए, ए आ ई ऊ और री। बताओ कितने स्वर बचे, 4 बच गए। कितने बचे, 4, ए आई ओ औ। और व्यंजनों में क्या बचा है, केवल 1। अब इनको लिखेंगे 6 नंबर पे लिखेंगे कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान है, वे का। 7 नंबर पे उच्चारण स्थान लिखेंगे
ए और आई का, और 8 नंबर का उच्चारण स्थान लिखेंगे वो लिखेंगे ओ और औ का, ओ और औ का। अब देखो ये जो एक तो व्यंजन बता रहे 4 स्वर बचे हैं, इन सभी के दो दो उच्चारण स्थान है। कितने थे उच्चारण स्थान है? दो दो। देखो व के दो उच्चारण स्थान आपको याद रखने हैं, और वो कौन से याद रखने हैं? आपने सूत्र पढ़ा होगा, वकारा से दंतोष्टम, वकारा से दंतोष्टम, यानी व के दो उच्चारण स्थान है, एक तो दंत है और एक क्या है? ओष्ठ है। एक दंत बता देना है, एक क्या बताना है? ओष्ठ बताना है। ए दैतो कंठ तालु होता है इसका सूत्र, ए आई का, और इसके दो हैं, एक है कंठ और एक क्या है? तालु। और ओ दौतो कंठोष्टम, इसके भी दो हैं, एक क्या है? कंठ है और एक क्या है? ओष्ठ है। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला प्रश्न यहीं से आता है। कैसे? यहाँ क्या है? कंठ, यहाँ भी क्या है? कंठ, यहाँ क्या है? ओष्ठ, यहाँ भी क्या है? ओष्ठ, तो मिल रहे हैं एक दूसरे में, दंत ओष्ठ कंठ तालु कंठ ओष्ठ। तो जैसे वह का पूछा तो ऑप्शन देता है वह व्यंजन के दो उच्चारण स्थान बताओ, एक ऑप्शन में आ गया दंतोष्ठ है, कंठ तालु है, कंठोष्ठ है, एक और दे देगा। इनको याद कैसे रखा जाए? अब तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको केवल समझने के लिए। देखो 6 नंबर का जो उच्चारण स्थान है उसमें दो हैं, और दो कौन से हैं? दंत और ओष्ठ। तो ऐसे याद रख लेना कि 6 नंबर का जो उच्चारण स्थान है उसके दो नीचे वाले याद रखने। जो अपने 5 पढ़े थे उन 5 में से नीचे वाले दोनों उच्चारण स्थान, अंतिम दो दंत और ओष्ठ, वो तो कितने नंबर वाले के हैं? 6 नंबर पे आपको वर्ण जरूर याद रखना है, और वो कौन सा याद रखना है? वह व्यंजन के दो उच्चारण स्थान है, दंत और ओष्ठ। फिर देखो ए आई, इसके भी दो हैं, कौन से हैं? कंठ और तालु। तो कंठ और तालु कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर दोनों। तो 6 नंबर के वर्ण के दो उच्चारण स्थान नीचे वाले दोनों, 7 नंबर के उच्चारण स्थान ऊपर वाले दोनों। अब देखो अंतिम 8 नंबर का, इसका क्या है? देखो कंठ और क्या है? ओष्ठ। तो कंठ कहाँ लिखा हुआ है? सबके ऊपर, और ओष्ठ कहाँ लिखा हुआ? सबसे नीचे। तो यूं याद रख सकते हो आप ट्रिक के अनुसार। 6 नंबर के दो उच्चारण स्थान कौन से बताने हैं? नीचे वाले, जो अपने 5 तो पढ़ ही लिए, नीचे वाले दोनों, 7 नंबर के ऊपर वाले दोनों, 8 नंबर का सबसे ऊपरी ऊपर का सबसे अंतिम। इस प्रकार से आपको 8 उच्चारण स्थान बताने। फिर थोड़ा सा देखो यहाँ, जैसे आपसे कभी पूछ लिया कि बताओ अणय व्यंजन के दो उच्चारण स्थान कौन से हैं? ये जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है, कौन कौन से? ग, ये, अणय, न और मैं, इन 5 वर्णों के भी पुनः दो दो उच्चारण स्थान मान लिए गए। ये केवल आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार है। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, उस प्रत्येक वर्ग के 5वें व्यंजन के भी पुनः कितने दो उच्चारण स्थान हो जाते हैं? तो दो दो उच्चारण स्थान हो जाते हैं। वो दो दो कौन से होते हैं? तो देखो एक तो इनका यही होता है, जैसे ग का एक तो क्या है? कंठ, ये का क्या है? तालु, अण का क्या है? मूर्धा, न का क्या है? दंत, और मैं का क्या है? ओष्ठ। और कमांड रूप आप सीधा याद रख सकते हो, इन सभी का एक उच्चारण स्थान नासिका है। क्या है? नासिका। क्लियर है? यहां से ग के दो बताओ, तो ग का दो क्या है? कंठ, और दूसरा क्या है? नासिका। ये के दो बताओ, तालु और नासिका। अण के दो बताओ, मूर्धा और नासिका। न के दो बताओ, दंत और नासिका। और मैं के दो बताओ, ओष्ठ और नासिका। तो प्रत्येक वर्ग के पंचम जो वर्ण होते हैं, इन पंचम वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। एक तो इनका मूल उच्चारण स्थान और दूसरा इनका नासिका होता है। तो ये भी ऐसा कभी आ जाता है, तो यहाँ सबसे पहले वरीयता भी आपको 5वें वर्ण के वर्णों का जो भी उच्चारण स्थान पूछा जाए तो उनको नासिका वाले को पहले वरीयता देनी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे ग का पूछा तो पहले नासिका को वरीयता देनी है, फिर इसका मूल उच्चारण स्थान होगा उसको वरीयता देनी। तो ये तो है आपके माइंड उतार लेना, ये तो है आपके उच्चारण स्थान। ये इतने उच्चारण स्थान है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि ये इस प्रकार की जो डायग्राम है ये आपके बिल्कुल दिमाग में रहे। फिर देखो ये तो हुए उच्चारण स्थान। फिर आता है अगला पॉइंट अपना, वो आता है प्रयत्न वाला। दूसरा व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर है? प्रयत्न के आधार पर। तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंगों को जो जो प्रयास करना पड़ता है, उस प्रयास को ही क्या कहा जाता है? प्रयत्न कहा जाता है।
किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंगों को जो जो प्रयास करना पड़ेगा उसे ही क्या कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है। और इसके भी पुनः 3 उप आधार कर दिए जाते हैं। वो 3 उप आधार कौन कौन से हैं तो मैं लिख रहा हूं एक बार। देखो इसमें पहला तो होता है, वो होता है उच्चारण के आधार पर। वहां तो था उच्चारण स्थान, यहां सीधा ही है उच्चारण के आधार पर। दूसरा होता है कंपन के आधार पर। इसके आधार पर, कंपन के आधार पर। और तीसरा होता है, वो होता है श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर ये व्यंजनों का अंतिम वर्गीकरण होता है। देखो सीधा ही परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताओ उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण स्थान भी यूं याद रखना 8 होते हैं। और उच्चारण के आधार पर व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार। वो नाम अभी पढ़ाऊंगा मैं। फिर आता है कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के, तो कंपन के आधार पर 2 प्रकार के। एक तो होता है, यहाँ आपने कभी पढ़ा भी होंगे ये दोनों चीजें, एक तो होता है सघोष, इसको सघोष या घोष भी कहते हैं, सघोष वर्ण या घोष वर्ण। और दूसरा होता है अघोष, सघोष और अघोष। श्वास वायु के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं और ये नाम भी आपने पढ़े हैं कभी न कभी। इनमें एक का नाम होता है अल्प प्राण और एक का नाम होता है महाप्राण। अब देखो ये चीजें क्या है। सबसे पहले उच्चारण के आधार पर ये पढ़ाऊंगा सारी चीजें। सघोष कौन कौन से हैं, अघोष कौन से हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, और ये उच्चारण के आधार पर 8 नाम कौन कौन से हैं। ये देखो ये 8 नाम बिल्कुल आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार हैं। और मैंने शुरुआत में बताया था कि आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या आपको 35 बतानी है। वो 35 मैं अब क्लियर कर रहा हूं आपके सामने। देखो उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। वो 8 नाम मैं एक बार लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा स्पर्शी व्यंजन। ध्यानपूर्वक देखना शब्दों को, स्पर्श नहीं है, शब्द स्पर्शी है। स्पर्शी व्यंजन 2 नंबर पे आता है। संघर्षी व्यंजन 3 नंबर पे आता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 नंबर पे आता है। नासिके व्यंजन 5 नंबर पे आता है। उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन नंबर 6 पे आता है। पार्श्विक व्यंजन नंबर 7 पे आता है। प्रकंपित व्यंजन और नंबर 8 पे आता है संघर्षहीन व्यंजन। ये आपको याद रखने हैं। 8 नाम है क्या क्या, ये अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहले देखो आपसे सीधा ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि बताओ स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, आप सीधा सा उत्तर दे दोगे 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा टिपिकल बना के दे दे कि बताओ हिंदी भाषा में स्पर्शी कितने होते हैं, और वो पहला ऑप्शन आपके सामने 25 ही देगा। स्पर्श ही पूछेगा तब भी आपके सामने 25 ही देगा, क्योंकि आपने रट रखा कि स्पर्श 25 है, लेकिन स्पर्शी 25 नहीं है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 है। कितनी है, 16 है। वो मैं कर रहा हूं, स्पष्ट देखना। सबसे पहले मैं व्यंजनों का क्रम लिख रहा हूं। यहाँ व्यंजनों की शुरुआत कहां से होती है, कैसे, तो देखो कै, खे, गे, घे और गे। ब्लैक कर देता हूं इसको, मार्कर को। देखो कै, खे, गे, घे, गे 5 हो गए। फिर च वर्ग, च, छ, जय, झ और ये टे, ठे, डे, ढे और णे। टे, ठे, दे, ढे और ने। पे, फे, बे, भे, मैं। ये, रे, ले, वे। से और है। यहां तक अपने कैकेडे लिखे हैं, कुछ भी नहीं किया है। अब समझो इसको। देखो
सबसे पहले अपने को ध्यान देना है स्पर्शी कौन से हैं। तो देखो स्पर्श जो व्यंजन है उन्हीं व्यंजनों में से कुछ व्यंजनों को छोड़ना है। देखो कैसे लेकर के मैं तक का जो व्यंजन है वो क्या कहलाता है बताओ, स्पर्श कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्श। और यहां लिखा हुआ है स्पर्शी। अब स्पर्श में से कुछ वर्णों को छोड़ना है। किसको छोड़ना है, तो देखो एक तो आपको प्रत्येक वर्ग का ये 5वां वर्ण छोड़ना है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण छोड़ना है, स्पर्शी में 5वां, और एक छोड़ देना है पूरा का पूरा 6 वर्ग। क्लियर है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्णों को छोड़ करके पूरे के पूरे 6 वर्ग को छोड़ करके शेष कितने वर्ग बचेंगे, 4। कौन कौन सा वर्ग बचेगा, कै, टे, ते और पे। तो 6 वर्ग को छोड़ करके प्रत्येक वर्ग के प्रारंभिक वाले 4 व्यंजन। फिर देखो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण छूट जाएगा तो वर्ण भी कितने थे बचेंगे, 4। कितने बचेंगे, 4। तो 6 वर्ग को छोड़ करके और प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को छोड़ करके शेष चारों वर्गों के प्रारंभिक जो 4 व्यंजन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं। संख्या पूछी जाए तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 16। कितनी हो जाएगी, 16। तो 25 में से यहां अपन कम करेंगे कितने, 5 और 5 व्यंजन तो ये कर देंगे और 4 व्यंजन ये, 5 और 4 9 कम कर देंगे। कितने करेंगे, 9। 25 में से 9 कम करेंगे तो संख्या कितनी हो जाती है, 16। तो स्पर्श की संख्या 16 बतानी है, स्पर्श की संख्या 25। नंबर 2 पे आता है संघर्षी। और संघर्षी व्यंजन किसको कहा जाता है, तो ये जो नीचे 4 व्यंजन है इसको देखो सामान्य वर्गीकरण में ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन, ऊष्म। और ये आधुनिक वर्गीकरण में ऊष्म नहीं कह करके इन्हीं का नाम क्या है, संघर्षी है। क्या है, संघर्षी। पूछा जाए संघर्षी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है तो कितने बता देंगे, 4 होंगे। कौन कौन से, से और है, इनको संघर्षी कहते हैं। फिर देखो स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी में ये 6 वाली लाइन के पहले वाले चारों कौन कौन से, चे, छे, जय और छह, यहां तक ही, इसमें भी ये नहीं आएगा। तो स्पर्श संघर्षी की संख्या भी कितनी है बताओ, 4। फिर आता है नासिके व्यंजन। और नासिके में लिख लेंगे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। कौन कौन सा, गे, ये, अणे, ने और मैं। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण यहाँ क्या कहलाएगा, नासिके। क्या कहलाएगा, नासिके। क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है उत्क्षिप्त या ताड़नजात। उत्क्षिप्त या ताड़नजात में 2 व्यंजन अपने शुरू में पढ़े थे, 2 होते हैं, एक तो अड़य और एक क्या होता है, ढ। यानी ढ और ढ के नीचे ये नुक्ता चिन्ह और लगा देंगे। ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। हिंदी में कौन सा चिन्ह बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह। तो अड़े और ढ के नीचे ये ढ और ढ के नीचे ये नुक्ता चिन्ह लगा देंगे तो इनका उच्चारण होता है अड़े। इसका उच्चारण क्या है, अड़े और ढ। तो इन दोनों वर्णों को कहा जाता है उत्क्षिप्त या ताड़नजात। संख्या पूछी जाए तो बताओ कितनी बतानी है, 2। नासिके की संख्या कितनी है, 5। फिर देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला प्रश्न यहां से बनता है, पार्श्विक कौन सा है, परकंपित कौन सा है, संघर्षहीन कौन सा है। और ये केवल इन 4 के ही नाम है, ये रे लेवे के ही 3 नाम है। कैसे याद रखोगे, पार्श्विक में याद रखना है आपको केवल लय। संख्या पूछी जाए तो 1। परकंपित में याद रखना है आपको रे। संख्या पूछी जाए तो 1। संघर्षहीन में बताना है आपको 2 बचे हैं, कौन कौन सी, ये और वह। संख्या पूछी जाए तो कितनी बतानी है, 2। कितनी बतानी है, 2। तो पार्श्विक में कौन सा आएगा, लय। परकंपित में रे, संघर्षहीन में ये और वह। अब यहां तक टोटल कर दो आप, संख्या कितनी आती है देखो, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29, 29 और 2 31, 31 और 1 32, 1 33 और 2 35। तो बताओ व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 35। और आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 35 है और वो 35 में ये इस प्रकार से वर्गीकरण है जो आपके सामने है। ये तो हुआ व्यंजनों का पहला वर्गीकरण, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब पढ़ते हैं अपना दूसरा वर्गीकरण और वो किसके आधार पर है, कंपन के आधार पर। किसके आधार पर, कंपन के आधार पर। देखो दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं,
कंपन के आधार पर, और तीसरा वर्गीकरण होगा श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। देखो यहां सेम सेम से ही आएंगे दोनों में। कंपन के आधार पर दो नाम आपको याद रखने, और वो हैं कौन कौन से, एक तो घोष, घोष को सहघोष भी कहते हैं, और दूसरा होता है अघोष। घोष और अघोष। घोष का मतलब आवाज होता है, नाद या आवाज। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी मुख की जो स्वर तंत्रियां होती है उसमें नाद ज्यादा उत्पन्न होता है, आवाज ज्यादा उत्पन्न होती है, घर्षण ज्यादा होता है, उनको तो बोलते हैं घोष। और जिनमें आवाज कम उत्पन्न होती है हमारी स्वर तंत्रियों में उसको क्या कहा जाता है, अघोष। अब इसमें घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यही प्रश्न पूछा जाता है, और अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। फिर देखो श्वास वायु के आधार पर भी दो प्रकार हैं, अभी लिखे थे मैंने नाम। एक का नाम तो क्या होगा, अल्प प्राण, और दूसरे का नाम है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। देखो अल्प प्राण का मतलब क्या है, थोड़े से प्राण, ये अर्थ है क्या, तो थोड़े से प्राण नहीं होता है। अल्प प्राण का मतलब है किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे जो मुख से निकलने वाली श्वास वायु है वो अल्प मात्रा में मुख से बाहर निकलेगी, अल्प प्राण कहलाएगा। और ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगी वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, महाप्राण। तो अब अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, इनको भी अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि घोष वर्ण कौन कौन से हैं। तो घोष वर्ण में आता है, देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग है इसमें, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रे ले वे है, और प्लस सभी स्वर, स्वर भी आते हैं, सभी स्वर संस्कृत में नहीं आते, हिंदी में आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रे ले वे है, और सभी स्वर, ये तो किस में आएंगे बताओ, घोष में। और ये भी आपको थोड़ी सी मैं और ट्रिक बता दूं, घोष है, घोष में से एक याद कर लो, अल्प प्राण महाप्राण में से एक याद कर लो, जो शेष बचेगा वो दूसरे में आ जाएगा। एक दिन भी ऐसी ट्रिक बताई थी मैंने कि 3 दिए हुए तो 2 याद कर लो, तीसरा आ जाएगा। 2 दिए हुए तो 1 याद कर लो, दूसरा आ जाएगा। 4 दिए हुए तो 3 याद कर लो, चौथा आ जाएगा। तो देखो घोष याद कर लिया, इसका मतलब अघोष आ जाएगा अपने आप ही। वर्ग कितने होते हैं, 5। वर्ण भी कितने होते हैं, 5। तो तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया, तो बता क्या है, पहला और दूसरा। फिर देखो ये रे लव है यहाँ आ गया, तो तीनों से बच गए, से और से, इनके अलावा तो कोई वर्ण होता नहीं है। तो यूं कह सकते हैं घोष में आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे लव है और सभी स्वर। अघोष में आएगा पहला, दूसरा, तीनों से। अब प्रश्न पूछ ले कभी कि घोष वर्ण होते कितने हैं, तो कितने होंगे, काउंट कर लो यहां से। देखो प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण हैं, तो 5 3 15, यहां तक कितने हो गए 15। 15 और 5 20 और 11 31। तो घोष वर्णों की संख्या होती है हिंदी में 31। अब 31 को उल्टा करके लिख दो आप, 3 को पहले लिख दो, सॉरी 1 को पहले लिख दो, 3 को बाद में लिख दो, तो इनकी संख्या कितनी है 13। कितनी है 13। देखो प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण है, पहला और दूसरा, तो 5 दूनी 10 और 3 13, तो इनकी संख्या 31 है, इनकी संख्या कितनी है 13 है। कितनी है 13। फिर देखो श्वास वायु के आधार पर 2 प्रकार हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। यहां भी सेम से वर्ण आएंगे। यहां प्रत्येक वर्ग का याद रखना है, पहला, तीसरा, पांचवा। यहां भी 3 थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां भी 3 है, लेकिन है कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना आप, विषम वर्ण आएगा। यहाँ 2 प्रकार की संख्या होती है, सम संख्या और विषम संख्या। जिसमें पूरा 2 का भाग जाता है वो तो होती है सम, और जिसमें पूरा 2 का भाग नहीं जाता वो होती है विषम। तो देखो अल्प प्राण में केवल विषम वर्ण आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। फिर क्या आएगा, तो यहाँ ये रे ले वे है था, यहाँ आएगा ये रे ले वे है नहीं आएगा, वो सभी के सभी क्या जाएंगे स्वर। संख्या 1 कम कर दो, बाकी वो की वही है। तो अल्प प्राण की संख्या हो जाती है, बताओ कितनी 30। वहां कितनी थी 31, यहाँ कितनी है 30। महाप्राण के अपने आप ही आ जाएंगे। अब बताओ यहाँ विषम है तो यहाँ कौन से आएंगे सम। यूं कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यूं याद रख सकते हो सम वर्ण। कौन से वर्ण सम। यहाँ क्या गया है ये रे ले वे, तो यहाँ जाएगा से और है। संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या है 14। कितनी संख्या है 14 और 30 जोड़ेंगे तो कितने हैं 44, और यहाँ 31 और 13 जोड़ेंगे तो भी कितनी है 44।
तो ये है आपके वर्ण का टॉपिक, स्वर और व्यंजनों का पूरा वर्गीकरण। पहले अपन ने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण, फिर अपन ने पढ़ा व्यंजनों का वर्गीकरण। अब आगे की क्लास में कल से अपन जो टॉपिक शुरू करेंगे वो मैं एक थोड़ा सा अपने जो भी अमूमन जो पढ़ाए जाने वाले टॉपिक हैं उनसे मैं हट करके टॉपिक करवा रहा हूं, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह। ये आपको प्रत्येक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा शब्द वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज वगैरह ये सारे शब्द हैं। विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं, तो ये पूरा का पूरा वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। तो कल टॉपिक लेंगे अपन शब्द वर्गीकरण वाला। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।